सोचो जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ धरती का हर कोना, हर शहर, हर पेड़ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब चुका हो, जहाँ समंदर जम चुके हों, आसमान से रोशनी न आती हो और जिंदगी के निशान बस एक चलती हुई ट्रेन में कैद हों। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो बिना रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है और जिसके अंदर कैद है इंसानियत की आखिरी सांसें। ये है स्नोपियर्सर। अगर तुम इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पैदा होते तो क्या तुम बस जिंदा रहने की कोशिश करते या फिर इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत करते? आज हम इसी सिस्टम के दिल में झांकने जा रहे हैं। ये सब शुरू हुआ साल 2014 में जब वैज्ञानिकों ने धरती को बचाने की एक बड़ी कोशिश की। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। तापमान इतना बढ़ गया था कि धरती का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा था। तब 69 देशों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। CW7 नाम के एक कूलिंग एजेंट को वायुमंडल में छोड़ने का फैसला लिया। उनका मानना था कि इससे तापमान सामान्य हो जाएगा। दुनिया भर के हवाई जहाजों ने आसमान में CW7 का छिड़काव किया और फिर कुछ ही दिनों में धरती पर मौत बर्फ के रूप में उतरने लगी। तापमान गिरना शुरू हुआ, फिर और गिरा और फिर इतना गिरा कि पूरी धरती जम गई। समंदर पत्थरों की तरह सख्त हो गए, जंगल बर्फ की मूर्तियां बन गए और शहरों पर सफेदी की मोटी परत छा गई। इंसान ने धरती को बचाने की कोशिश में अपनी ही तबाही लिख डाली थी और तब धरती पर बचे कुछ हजार लोगों के लिए एक आखिरी सहारा तैयार किया गया, एक सुपर ट्रेन जो कभी नहीं रुकेगी। ये ट्रेन थी स्नोपियर्सर, जिसे एक ताकतवर और बेहद होशियार शख्स विल्फर्ड ने डिजाइन किया था। दुनिया भर की पटरियों को जोड़कर एक न खत्म होने वाला घेरा बनाया गया और ये ट्रेन उसी पर बिना रुके लगातार सफर पर निकल पड़ी। ट्रेन के अंदर एक पूरा सिस्टम बनाया गया था, बिल्कुल एक छोटी सी दुनिया की तरह। आगे के डिब्बों में फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के यात्री रहते थे। अमीर, ताकतवर और सुख सुविधाओं से भरपूर लोग। उनके पास बेहतरीन खाना, गर्म कपड़े, बाग बगीचे, स्विमिंग पूल, एक्वेरियम, यहाँ तक कि स्कूल तक मौजूद थे। और दूसरी तरफ तो सबसे पीछे था टेल सेक्शन, जहाँ वे लोग थे जिन्होंने बिना टिकट सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद में ट्रेन में चढ़ाई मारी थी। उन्हें किसी भी सुविधा का हक नहीं दिया गया था, न गर्म कपड़े, न साफ पानी, न अच्छा खाना, बस एक गंदी, तंग और अंधेरी जगह जिंदा रहने के नाम पर। सीधी बात कहूँ, आगे के लोग लग्जरी क्रूज पर थे और पीछे के लोग प्रिजन वैन में। हर रोज गार्ड आते, लोगों की गिनती करते और उन्हें एक काला सा प्रोटीन बार खाने के लिए देते। यही उनकी जिंदगी थी, एक बार का रोज का खाना, अंधेरे में रहना और ये उम्मीद कि शायद किसी दिन वो आजाद हो सकेंगे। टेल सेक्शन में एक औरत थी, तानिया, जिसका बेटा टिमी भी उसके साथ रहता था। एक दिन गार्ड आते हैं और टिमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। एंड्रू, एक और पिता, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, जूता उतारकर गार्ड पर फेंकता। ये घटना सभी के लिए एक डरावना संदेश थी कि यहाँ बगावत की कीमत मौत है। और फिर आती है मेसन, विल्फर्ड की वफादार और अजीब तरह से बोलने वाली औरत। वो एंड्रू का जूता उठाती है और सबके सामने एक लेक्चर देती है। जैसे जूता पैर पर होता है, सर पर नहीं, वैसे ही तुम्हारी जगह है ट्रेन के आखिर में, न कि आगे। वाह, फिलॉसफी भी, धमकी भी और फ्री लॉडर्स को उनकी औकात याद दिला दी। एंड्रू का हाथ बर्फ में जमा दिया जाता है, फिर एक हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। ये सब देखकर बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं, मगर हर अंधेरी रात के नीचे कहीं न कहीं एक चिंगारी छिपी होती है। कर्टिस, टेल सेक्शन का एक समझदार और पुरज़्म शख्स, ये सब देखकर फैसला करता है अब वक्त आ गया है कि वो इस सिस्टम को तोड़कर आगे बढ़े। और यही वो लम्हा था जब इतिहास बदलने वाला था। टेल सेक्शन के लोग बरसों से इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब कर्टिस ने फैसला कर लिया था। वो विल्फर्ड के कंप्लीट ऑर्डर को तोड़ने जा रहा था। ये बगावत न सिर्फ आजादी के लिए थी, बल्कि इज्जत और इंसानियत के लिए भी। कर्टिस के साथ था उसका करीबी दोस्त एडगर, जो बचपन से इसी पिछले हिस्से में पला था, मगर दिल में एक ही सपना बसाए हुए था, आगे जाना, रोशनी देखना। और इन दोनों को रहनुमाई दे रहा था बूढ़ा गिलियम, टेल सेक्शन का बुजुर्ग, जिसने बरसों इस ट्रेन का हर कोना, हर मामूल और हर कमजोरी देखी थी। और हाँ, विल्फर्ड की सिक्योरिटी टीम शायद नेटफ्लिक्स देखने में इतनी मसरूफ थी कि उन्हें पिछले डिब्बे में होने वाली साजिशों का कोई अंदाजा न था। कई महीनों से लोगों को प्रोटीन बार्स के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे कागज मिल रहे थे। उन पर सिर्फ कुछ जुमले होते। ये पैगाम दरअसल ट्रेन के दरमियानी हिस्से से आ रहे थे, किसी अनजान मददगार की तरफ से। कर्टिस को पता था बगावत कामयाब तभी होगी जब वो अगला दरवाजा तोड़ सकें, और इस काम के लिए उन्होंने एक खास शख्स को टेल सेक्शन से निकाला, नामगुंग मिन्सू, एक माहिर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो पहले ट्रेन के गेट्स के सिस्टम पर काम करता था। साथ ही उसकी बेटी योना, जिसकी आंखों में अजब सी चमक और अंदाज में बेचैनी थी। कर्टिस ने उसे ड्रग क्रोनोले के बदले अपने साथ काम करने पर राजी किया और फिर शुरू हुआ गेट ओपनिंग मिशन। जैसे ही पहला दरवाजा खुलता है, दूसरी तरफ कतार में खड़े मुसल्लह गार्ड सामने आ जाते हैं। कर्टिस के चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक लम्हा, खामोशी और फिर हमले। कर्टिस ने गार्ड्स के हथियारों का राज पहले ही जान लिया था। ये गन्स सालों से चली नहीं थी और ज्यादातर खाली थी। जब एक गार्ड ने बंदूक कर्टिस के माथे पर रखी और गोली न चली, तब टेल सेक्शन को एहसास हुआ डर झूठा था। ये लम्हा उन सबके लिए गेम चेंजर बन गया। लोगों ने पूरी ताकत से गार्ड्स पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते पहला दरवाजा पार कर लिया गया। जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचते हैं, सामने आती है एक खौफनाक हकीकत। ये वो फैक्ट्री थी जहाँ रोजाना हजारों प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे, जिनसे टेल सेक्शन के लोग अपनी भूख मिटाते थे। वो कंटेनर भरा हुआ था कीड़ों
से उन सबको पीसकर एक काली गाड़ी लई बनाई जाती थी और उसी से बार्स तैयार होते थे। ये देखकर कर्टिस और बाकी लोग हैरानी में आ जाते हैं। बरसों से वो जिस खुराक पर जिंदा थे वो दरअसल गंदगी और अपमान का एक भयानक नमूना थी, लेकिन अब वो जान चुके थे आगे बढ़ना ही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है। ये बगावत अभी शुरू हुई थी और अगले डिब्बे में उनका सामना होने वाला था ट्रेन के सबसे खतरनाक रक्षकों से। जैसे ही अगला दरवाजा खुला, कर्टिस और उसकी टीम के सामने एक डरावना मंजर था। ये कोई आम गार्ड्स नहीं थे, ये ट्रेन के एक्स वॉरियर्स थे, खास रक्षक जिन्हें विल्फर्ड ने खास तौर पर बगावत कुचलने के लिए तैयार किया था। उनके हाथों में चमकती हुई कुल्हाड़ियां थीं, आंखों पर काले मास्क और खामोशी ऐसी जैसे मौत सामने खड़ी हो। ये वो पल था जहां टेल सेक्शन के लोग या तो रुक जाते या इतिहास बदल देते। एक पल की खामोशी के बाद झलझले की तरह धमाका हुआ। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक तरफ भूखे, कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी लोग, दूसरी तरफ ट्रेनिंग शुदा कुल्हाड़ी बरदार कातिल। लोहे की आवाज, चीखें और ट्रेन के शोर के साथ मिलकर एक डरावनी सिम्फनी बना रही थी। कर्टिस ने समझ लिया था अगर वो इस डिब्बे से निकलना चाहते हैं तो नेतृत्व उसे ही करना होगा। वो पंक्तियों को तोड़ता है, आगे बढ़ता है और दुश्मनों के बीच में दाखिल होकर उन्हें पछाड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ शरीरों की नहीं थी, हौसले और डर की थी। ये सीन ऐसा लगता है जैसे पबजी में आखिरी सर्कल में सिर्फ 2 स्क्वाड रह गए हों। जैसे ही लड़ाई जोरों पर थी, ट्रेन एक लंबी बर्फानी सुरंग में दाखिल हो गई। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। टेल सेक्शन के लोग अंधेरे में फंस गए और एक्स वॉरियर्स के पास नाइट विजन गॉगल्स थे। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया, अंधेरे में उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कर्टिस की टीम पीछे हटने लगी और एक पल को लगा कि सब खत्म हो जाएगा। तब पीछे से एक रोशनी उभरती है। टेल सेक्शन के छोटे छोटे बच्चे मशालें लेकर दौड़ते हैं। वो रोशनी हाथों में लिए पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं, जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण। कर्टिस इस मौके का फायदा उठाता है, अंधेरे में एक खतरनाक हमला करता है और दुश्मनों की पंक्तियां चीरता हुआ आगे निकल जाता है। यह पल था जब बगावत ने अपना असली रंग दिखाया और यूं बर्फानी अंधेरे की इस जंग में टेल सेक्शन ने पहली बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अगला डिब्बा बिल्कुल अलग था। ये एक स्कूल कार था, बच्चों का क्लासरूम, रोशन, खूबसूरत, मुस्कुराते चेहरे, जैसे ये वही दुनिया हो जो बाहर जम गई थी। ये सब कुछ इतना अचानक और अजीब था कि बगावत करने वाले खुद कुछ पलों के लिए रुक गए। ये स्कूल वास्तव में विल्फर्ड का प्रोपेगेंडा सेंटर था, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि विल्फर्ड नजात देने वाला है, बाहर की दुनिया खतरनाक है और जो इस सिस्टम को चैलेंज करे वह बुराई है। कर्टिस और बाकी लोग हैरानी से यह सब देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे थोड़े शांत होते हैं, टीचर अचानक गाने के बीच में बंदूक निकाल लेती है। एक पल में वह खूबसूरत क्लासरूम खून और चीखों से भर जाता है। यह था विल्फर्ड का असली चेहरा, मुस्कान के पीछे छिपी मौत। कर्टिस और उसके साथी अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जहाँ हर अगला डिब्बा नई साजिश, नया चेहरा और नई जंग लेकर आ रहा था। अब वापसी संभव नहीं थी, सिर्फ आगे बढ़ना था। जैसे जैसे कर्टिस आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर सवाल बढ़ने लगे और फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गिलियम, टेल सेक्शन का बुजुर्ग लीडर जिसने कर्टिस को बगावत के लिए उकसाया था, असल में विल्फर्ड के साथ गुप्त संपर्क में था। इन दोनों ने मिलकर यह पूरी बगावत का प्लान बनाया था ताकि आबादी पर कंट्रोल पाया जा सके। ये सच कर्टिस के लिए एक तिजोरी में छुपा हुआ धमाका था। जिस बुजुर्ग पर वह पूरा भरोसा कर रहा था, उसी ने विल्फर्ड के साथ मिलकर बगावत का रास्ता तैयार किया था। विल्फर्ड को बगावत का पहले से पता था और उसने इसे इसलिए होने दिया ताकि आबादी कम की जा सके। गिलियम का मकसद सुधार था, लेकिन उसका तरीका कर्टिस के दिल को चीर गया। बगावत के बीच एक और दर्दनाक पल आता है। मेसन और उसके गार्ड्स कर्टिस के सबसे करीब दोस्त एडगर को पकड़ लेते हैं। विल्फर्ड की फोर्सेस एडगर को जिंदा पकड़कर कर्टिस के सामने लेवरेज बनाती है। कर्टिस एक पल के लिए कंफ्यूजन में पड़ता है, आगे बढ़े या अपने दोस्त को बचाए। यह वह निर्णय था जो हर लीडर को किसी न किसी समय लेना पड़ता है और कर्टिस को उस वक्त आगे बढ़ना पड़ा। एडगर की मौत ने कर्टिस के दिल में आग भर दी। उसका दर्द, गुस्सा और जुनून अब सिर्फ एक ही मकसद में बदल गया था, विल्फर्ड तक पहुंचना और इस जालिम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना था। कई डिब्बे पार करने के बाद कर्टिस और उसकी छोटी सी टीम थक चुकी थी, लेकिन उनके हौसले अभी भी जिंदा थे। अब वे ट्रेन के उन हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे जहां अमीरों की असली जिंदगी चलती थी। यहाँ हर तरफ चमक दमक थी। लोग रंगीन कपड़ों में, महंगे खाने के साथ पार्टियों में मशगूल थे, जैसे बाहर की तबाह हुई दुनिया का उन पर कोई असर ही ना हो। ये मंजर कर्टिस के दिल में आग लगा देते हैं। एक तरफ उसके साथी भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ ये लोग हर दिन को जश्न में बदल रहे थे। कर्टिस के चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा सन्नाटा था। कर्टिस, नमगूंग, योना और कुछ लोग जो बच्चे थे, एक एक करके गेट तोड़ते हुए ट्रेन के आखिरी हिस्से इंजन सेक्शन तक पहुंचते हैं। ये वह जगह थी जहां विल्फर्ड रहता था, ट्रेन का दिल, जहां सब कुछ कंट्रोल होता था। मेसन को पकड़कर कर्टिस उसे यरगमाल बनाता है ताकि अगला डोर खुलवाया जा सके। इस वक्त कर्टिस का चेहरा बदल चुका था। अब वह सिर्फ बगावत का हिस्सा नहीं, एक लीडर बन चुका था। साफ हवा का सपना, आजादी का जुनून और सब कुछ खो देने का दर्द। कर्टिस को ट्रेन के उस हिस्से तक ले आया जहां सिर्फ चुने हुए लोग जा सकते थे। अगला कदम विल्फर्ड के साथ आमना सामना था। ट्रेन का दिल धड़क रहा था और कर्टिस उस दिल में प्रवेश करने वाला था। यह वह पल था जहां इंसानियत की तकदीर का फैसला होने वाला। नीमो का कहना था कि ट्रेन से बाहर निकलने का समय आ गया है, जबकि कर्टिस का यकीन था कि इंजन रूम तक पहुंचना और विल्फर्ड को गिराना ही आजादी है। यही वह मोड़ है
जहाँ बगावत करने वालों के रास्ते आपस में टकरा जाते हैं। आखिरकार वे ट्रेन के सबसे आखिरी और अहम डिब्बे तक पहुँचते हैं, इंजन रूम। ये वह जगह थी जिसके बारे में सालों से किस्से सुनाए जा रहे थे, जहाँ बैठा था वह शख्स जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखा, विल्फर्ड। विल्फर्ड न तो बंदूक उठाता है न चिल्लाता है, बल्कि वह कर्टिस को बैठने का आमंत्रण देता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी बातचीत जो कर्टिस के यकीन को हिलाकर रख देती है। विल्फर्ड कहता है, ये ट्रेन एक कंप्लीट सिस्टम है और हर सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए सैक्रिफाइसेस देना पड़ते हैं। तुम लोग जो पीछे के हिस्से में हो, तुम भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी भूख, ये सब प्लान्ड है ताकि ये ट्रेन चलती रहे। कर्टिस के दिमाग में तूफान मच जाता है। वह सच सुनकर जैसे सन्न रह जाता है। विल्फर्ड उसे पेशकश करता है कि मेरे बाद तुम इंजन को कंट्रोल करो, तुम इस सिस्टम को चला सकते हो। यह पल कहानी का सबसे अहम मोड़ है। कर्टिस को फैसला करना है कि वह सिस्टम का हिस्सा बने या उसे तोड़े। नीमो और योना दरवाजे के पास आकर खड़े होते हैं। वे इंजन रूम के दरवाजे के पास बम लगा देते हैं क्योंकि उनका यकीन है कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक हो चुकी है। कर्टिस अंदर कशमकश में है, बाहर योना आग लगाने को तैयार है और पूरी ट्रेन एक डरावने तनाव में डूबी हुई है। यहाँ से कहानी अपने फाइनल क्लाइमैक्स में प्रवेश करती है, जहाँ फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का होना है। इंजन रूम में खामोशी छाई हुई है, सिर्फ मशीन्स की घड़घड़ाहट और इंजन की धड़कन सुनाई दे रही है। एक तरफ विल्फर्ड, सिस्टम का क्रिएटर, दूसरी तरफ कर्टिस, बगावत का हीरो, और तीसरी तरफ बाहर खड़ी योना, जो सिस्टम को जलाकर बाहर निकलना चाहती है। ये पल सिर्फ 3 लोगों का नहीं, ये पूरी इंसानियत का भविष्य तय करने वाला है। कर्टिस विल्फर्ड की बातें सुनता है। विल्फर्ड कहता है, तुमने पूरी जिंदगी बगावत में बिताई, अब समय है कि तुम सिस्टम को संभालो। लोगों को लीडरशिप चाहिए और वह लीडरशिप तुम बन सकते हो। कर्टिस के दिल और दिमाग में उसके अतीत की तस्वीरें चमकने लगती हैं। भूख से मरते बच्चे, जुल्म सहते बूढ़े और वे बलिदान जो रास्ते में हुए। उसे वो पल याद आता है जब बगावत की शुरुआत में उसने कहा था, हम अब और सहन नहीं करेंगे। यह सोचते ही कर्टिस की आंखों में एक ठोस और साफ निर्णय दिखाई देता है। बाहर योना और नीमो दरवाजे के पास धमाकेदार सामग्री तैयार कर चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि ट्रेन के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। असली आजादी केवल बाहर ही है। कर्टिस देखता है कि एक छोटा बच्चा इंजन के नीचे काम कर रहा है। ये वही बच्चों की भर्ती का रहस्य है जिसे विल्फर्ड ने छुपाया था। जब मशीन के पुर्जे टूट गए तो उनकी जगह बच्चों को डाल दिया गया ताकि वे इंजन के अंदर हाथ डालकर मशीन को चलाते रहें। यह नजारा कर्टिस के दिल को चीर देता है। अब वह जान चुका है कि यह सिस्टम केवल जुल्म और अत्याचार पर टिका है और इसे खत्म करना ही सच्चा इंसाफ है। कर्टिस खुद इंजन के अंदर हाथ डाल देता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके। इसी बीच योना धमाका कर देती है। पूरा इंजन रूम जमीन हिलने जैसा हिलने लगता है। कर्टिस अपने आप को बलिदान कर देता है ताकि बच्चा और योना सुरक्षित रहे। बड़ा धमाका होता है। ट्रेन के कई डिब्बे टूट जाते हैं और ट्रेन बर्फीले पहाड़ से टकराकर रुक जाती है। सब कुछ सफेद बर्फ में ढक जाता है। धीरे धीरे योना और वह छोटा बच्चा मलबे से बाहर निकलते हैं। ये पहली बार है जब कोई इंसान वर्षों बाद बाहर खड़ा होता है। वे दूर पहाड़ों की ओर देखते हैं और अचानक एक सफेद भालू बर्फ पर चलता हुआ दिखाई देता है। ये संकेत है कि जिंदगी बाहर अभी भी मौजूद है। दुनिया खत्म नहीं हुई, केवल सिस्टम टूट गया है। कभी कभी किसी सिस्टम को बचाने की नहीं बल्कि खत्म करने की जरूरत होती है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और इसी उम्मीद के साथ स्नोपियर्सर की कहानी समाप्त होती है, एक नए आरंभ के संकेत के साथ।